हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 को डिस्कस करेंगे, जो हमें इंडियन यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 में हमें तीन इंफॉर्मेशंस मिलती हैं: नेम ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ पॉलिटी और टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री। नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने ट्रेडिशनल नाम सजेस्ट किया भारत, और कुछ ने मॉडर्न नाम इंडिया। इसीलिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों नामों को कंसिडर करते हुए आर्टिकल 1 में हमारे देश को नाम दिया गया इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल 1 में हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया की पॉलिटी किस प्रकार की है। कहने का मतलब, क्या इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है या फिर अमेरिका की तरह एक फेडरेशन। इंडिया एक यूनियन है या फिर फेडरेशन, ये जानने से पहले हम फेडरेशन और यूनियन के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। बेसिकली फेडरेशन वो होता है जहां पर स्टेट्स के पास ये ऑप्शन हो कि वो जब चाहे फेडरेशन को छोड़ सकते हैं। यानी स्टेट्स जो हैं वो एक एग्रीमेंट के थ्रू फेडरेशन से बंधे होते हैं। बट इंडिया के केस में स्टेट्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेट्स किसी भी हाल में इंडिया से अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए इंडियन पॉलिटी को एक फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 1 का नेक्स्ट पॉइंट, जो है टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन टेरिटरी तीन पार्ट से मिलकर बनी है: टेरिटोरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी वो टेरिटरीज जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगी। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में बेसिकली दो पॉलिटिकल यूनिट्स थी: ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ इस मैप में जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड एरिया है वो है ब्रिटिश प्रोविंसेस, और ब्राउन कलर में आप प्रिंसली स्टेट्स को देख सकते हैं। ब्रिटिश प्रोविंसेस हो या प्रिंसली स्टेट्स, सबको टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स का पार्ट माना गया, और टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स को हम यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यानी जब हम कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया तो इसमें यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड नहीं है, और इसीलिए यूनियन ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में टेरिटरीज ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में हमने देखा कि इंडिया का टेरिटोरियल एरिया मिलके बना है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, जिसे हम यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरी से। आर्टिकल 2 क्या करता है? आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी का पार्ट है, उसको पार्लियामेंट इंडियन यूनियन का पार्ट बना सकता है यूजिंग आर्टिकल 2। यानी किसी भी यूनियन टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी को स्टेट का दर्जा देना है तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्वायर्ड टेरिटरीज के एग्जाम्पल में हम सिक्किम का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसे 26 अप्रैल 1975 को आर्टिकल 2 के जरिए इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। आर्टिकल 2 का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आज की डेट में दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल काफी समय से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा देना चाहिए। अगर दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी से कन्वर्ट करके स्टेट बनाया जाएगा तो इसके लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 में ही दी गई पावर को इस्तेमाल करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 केवल उन स्टेट्स की बात करता है जो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट है। यानी आर्टिकल 3 के थ्रू पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के कुछ पार्ट को सेपरेट करके एक नया स्टेट बना सकता है। जैसे कि हमने देखा कि 2014 में आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट को सेपरेट करके एक नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया। इसके अलावा आर्टिकल 3 के थ्रू किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी किया जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज भी किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, स्टेट के नाम भी बदले जा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट को ऐसा करने के लिए किसी भी स्टेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट ये अपनी स्वेच्छा से कर सकता है।
और अब देखते हैं इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी का लास्ट आर्टिकल, यानी आर्टिकल 4, जो कहता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से एलिवेट करके स्टेट का दर्जा देना हो, तो ये काम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिए पार्लियामेंट में बस एक बिल पास करना होगा, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। जब देश आजाद हुआ तो इंडिया में दो प्रकार की पॉलिटिकल यूनिट्स थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। इस मैप में आप लाइट ब्राउन कलर में प्रिंसली स्टेट्स को देख सकते हैं और लाइट ब्लू कलर में ब्रिटिश प्रोविंसेस को। लेकिन आज़ादी के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से स्टेट्स को भाषाओं के आधार पर बनाने और रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड उठने लगी। ये डिमांड ज्यादातर देश के सदर्न एरिया से उठ रही थी। इंडिया में इस तरह की डिमांड कोई नई नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद 1920 से ये डिमांड कर रही थी कि इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेस पर ऑर्गेनाइज किया जाए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बात कई मौकों पर जाहिर की कि वो अपने इस स्टांस पर कायम है। इनफैक्ट 1946 के उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये पॉइंट मेंशन था। बट 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट को लगा कि अगर स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेस पर बनाया गया तो ये इंडिया की यूनिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है। बट देश में लगातार उठती हुई डिमांड को भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन को अपॉइंट किया। इस कमीशन के चेयरमैन इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जज एस के धर थे और इसीलिए इस कमीशन को धर कमीशन भी कहते हैं। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने भी धर कमीशन को एक मेमोरेंडम सबमिट किया। डॉक्टर अंबेडकर भाषा के आधार पर प्रोविंसेस के बनने के फेवर में थे और उन्होंने अपने इस मेमोरेंडम में कुछ तथ्य दिए थे कि क्यों प्रोविंसेस को भाषा के आधार पर बनाया जाना चाहिए, खासकर महाराष्ट्र को। उनके हिसाब से महाराष्ट्र एक मराठी भाषी स्टेट बनना चाहिए, जबकि उस समय आज का महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। इसके बाद 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, ना कि भाषा के बेस पर। और ज्यादा इलेबोरेट करते हुए कमीशन ने ये भी कहा कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हुए जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए। बट धर कमीशन की रिपोर्ट का ये असर हुआ कि देश की जनता बहुत ही नाराज हो गई। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। इसीलिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया। इसीलिए इस कमेटी को जेवीपी कमेटी भी कहा जाता है। और इस कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने के आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और इसके कुछ ही समय बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन यूनियन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, बी, सी और पार्ट डी। ब्रिटिश इंडिया के समय के 9 प्रोविंसेस को पार्ट ए में रखा गया। ये 9 स्टेट्स थे, आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा पार्ट बी में ब्रिटिश इंडिया के समय के 9 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। उनके नाम है हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर एंड कोचीन। और पार्ट डी का नोवा स्टेट बना विंध्य प्रदेश।
अब देखते हैं पार्ट सी स्टेट्स को। पार्ट सी में उन स्टेट्स को शामिल किया गया जो आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। उनके नाम हैं अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके अलावा पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ही रखा गया था। इस तरह पार्ट ए, बी, सी और डी में कुल मिलाकर 29 स्टेट्स हुए।